हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस अमेजिंग से सेशन में। हम कर रहे हैं टैक्सेशन की रिविजनरी सीरीज फॉर सी इंटरमीडिएट मे 24 और आज इनकम टैक्स का आखिरी सेशन में आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। दैट इज इनकम टैक्स लायबिलिटी कंप्यूटेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन। जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर नए हैं आप लोगों को बता देता हूं, 1 फरवरी से हम लोगों ने टैक्सेशन की रिविजनरी सीरीज स्टार्ट की है और ये इनकम टैक्स का शेड्यूल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। उस लिंक पर आपको हर लेक्चर का भी लिंक मिल जाएगा, उसकी ड्यूरेशन भी मिल जाएगी और कॉरस्पॉन्डिंगली उसके जितने भी नोट्स हैं, नोट्स का भी जो लिंक है वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। जीएसटी का रिविजन हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कल से फिर ट्यूसडेज, थर्सडेज और सैटरडेज जैसे ऑल्टरनेटिवली चल रहा था वैसे हम लोग अपना शेड्यूल कंटिन्यू करेंगे। चलो सर, let's start with our revision of chapter 13 income tax liability computation and optimization। देखो, इसमें as such मेरे पढ़ाने का कुछ खास है नहीं, ठीक है, क्योंकि ये है क्या, जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब का कंसोलिडेशन है, राइट। तो इसमें जितने ज्यादा क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप लोगों की प्रैक्टिस होगी। बट एक तो 2 मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं यहां पर जो मेरे को पढ़ाने हैं आपको। सरचार्ज वाला, ठीक है, क्योंकि सरचार्ज हम लोग जिस तरह से अभी तक समझ रहे थे पहले वाले चैप्टर के बाद से लेकर अभी तक, तो वो सरचार्ज वाले कॉन्सेप्ट में अब कुछ कुछ चेंजेस आएंगे बिकॉज नाउ यू नो अबाउट ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनकम्स, राइट। दूसरा एएमटी, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स वाला कॉन्सेप्ट मुझे आप लोगों को बताना है। और तीसरी चीज एक और मुझे आप लोगों को बतानी है, जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस आते हैं उनको टैकल करने का तरीका। तो इस सेशन के एंड तक आपको जरूर बन के रहना है, क्योंकि सेशन के एंड में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो एग्जाम हॉल में आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होंगी। और जो बड़े बड़े कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस आते हैं ना, जो एग्जाम से एक दिन पहले रिवाइज करना समझ ही नहीं आता कि भाई उनको कैसे रिवाइज करें, उनको किस तरह से आप लोग रिवाइज कर सकते हो इफेक्टिवली कि 10 मिनट के अंदर अंदर वो सारे के सारे आपके क्वेश्चंस एक साथ रिवाइज हो जाए, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो एंड तक आप लोगों को बन के रहना है। यहां पर ज्यादा लंबा सेशन होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया 2 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं बस यहां पर पढ़ाने के लिए, और कुछ खास नहीं है। लेकिन जो बहुत सारी चीजें और मैं आप लोगों के साथ बताऊंगा वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगी, ठीक है। तो स्पेशली द कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस, जो बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं, जो नवंबर 2023 तक 14 नंबर के आते थे, और अभी हम लोगों को देखना है कि इस अटेम्प्ट से कितने मार्क्स तक के वो क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो विल हैव टू सी दैट, ठीक है। आओ देखो, टोटल इनकम के मतलब के बारे में अगर हम लोग बात करें तो टोटल इनकम का मतलब क्या है, ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है। एक तो हर हेड की इनकम आप कैलकुलेट करोगे कंसीडरिंग ऑल द डिडक्शंस एग्जेम्पशंस विद इन द हेड, उसके बाद आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आएगी। ग्रॉस टोटल इनकम में से आप चैप्टर 6 से के डिडक्शंस को माइनस कर दोगे, आपके पास टोटल इनकम आ जाएगी, ठीक है। अब इस टोटल इनकम में आपको क्या, अच्छा, ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर आपको क्या करना होता है, ग्रॉस टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट होगी, तो जब आप इंडिविजुअल हेड्स की इनकम निकालोगे तो वहां पर सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड, क्लबिंग वगैरह भी ये सारी चीजें होती रहेंगी, तो वो आपका ग्रॉस टोटल इनकम आएगा। उसमें से चैप्टर 6 से डिडक्शंस माइनस कर दोगे, आपके पास टोटल इनकम आ जाएगी, ठीक है। आओ क्लबिंग के बारे में, वैसे किस किस टाइप के पर्सन में कौन कौन सी इनकम्स क्लब होती हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, कौन कौन सी इनकम्स इंक्लूडेड होती हैं। तो पर्सनल इनकम के बारे में अगर हम लोग बात करें 5 हेड्स में, सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन्स और अदर सोर्सेज वाली जो इनकम होती है उसको आप लोग कंसिडर करते हो। अगर आप एक पार्टनर हो किसी फर्म में या एलएलपी में, तो कौन सी इनकम्स आपके हाथ में टैक्सेबल होती हैं, सैलरीज, बोनस एटसेट्रा जो भी आपको मिलते हैं पार्टनरशिप फर्म से, उसको बिजनेस इनकम की तरह से टैक्सेबल किया जाता है, ठीक है। तो अगर पार्टनरशिप फर्म से आपको सैलरी मिल रही है, बोनस मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, पार्टनरशिप फर्म से अगर आपको कुछ भी मिल रहा है, सैलरी, कोई भी रेम्यूनरेशन मिल रहा है, तो आपके हाथ में वो सैलरी इनकम नहीं, वो बिजनेस इनकम की तरह से टैक्सेबल होगी, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या लोन्स टू द फर्म एलएलपी इज आल्सो टैक्स्ड एज द पार्टनर्स बिजनेस इनकम, ठीक है। तो अगर आपने अपनी पार्टनरशिप फर्म को कोई लोन दिया है या आपको कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, लोन के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो भी पीजीबीपी हेड में जाएगी, आईएफओएस में नहीं जाएगी। Above incomes are taxable only to the extent they are permitted as deductions for the firm, ठीक है। तो जितना फर्म के हाथ में डिडक्शन उतना आपके हाथ में कैपिटल, उतना आपके हाथ में टैक्सेबल। एंड अ पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द फर्म इज टैक्स एग्जेम्प्ट, ठीक है, क्योंकि जो पार्टनरशिप फर्म में जो भी प्रॉफिट आता है उस पर टैक्स कौन पे करेगा, पार्टनरशिप फर्म टैक्स पे करेगी। तो अगर पार्टनरशिप फर्म उस पर टैक्स पे कर रही है तो उस प्रॉफिट का कोई भी शेयर अगर आपके हाथ में आ रहा है तो वो कंप्लीटली टैक्स फ्री हो जाता है, ठीक। एचयूएफ के अगर आप मेंबर हो तो फिर कौन कौन सी इनकम्स आपके पास आएंगी, तो अ मेंबर्स शेयर ऑफ एचयूएफ इनकम इज एग्जेम्प्ट, ठीक है। उस पे एचयूएफ टैक्स देगी, तो एचयूएफ का अगर आपके पास कोई भी एचयूएफ की जो भी इनकम होती है उसका अगर आपके पास कोई पोर्शन आता है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। Income from an impartable estate of HUF is taxable to the estate's holder, typically the eldest HUF member। तो अगर HUF के पास कोई impartable estate है और उससे कोई भी इनकम हो रही है तो वो eldest member को, जिसको हम लोग कर्ता भी बोल देते हैं, तो कर्ता ऑफ दी HUF के हाथ में वो टैक्सेबल होगी।
इनकम फ्रॉम सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी कन्वर्टेड टू जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, ये भी आपके हाथ में टैक्सेबल होती रहेगी। ठीक है, कि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, उसको फिर आपने एचयूएफ में ट्रांसफर कर दिया विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो उस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम होगी वो एचयूएफ के नहीं बल्कि आपके हाथ में टैक्सेबल होगी। ठीक है, उसके बाद यहां पर क्लबिंग भी देख लेते हैं। इनकम ऑफ अदर पर्संस इंक्लूडेड इन इंडिविजुअल्स इनकम, तो इनकम ट्रांसफर्ड विदाउट एसेट ट्रांसफर इज इंक्लूडेड इन द ट्रांसफर्स इनकम। क्लबिंग में हम लोगों ने पढ़ा था। बेसिकली ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं ये हम लोगों ने क्लबिंग में पढ़े थे। ठीक है, आओ टोटल इनकम को कंप्यूट करने का और टैक्स पेबल कैलकुलेट करने के जो स्टेप्स हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, तो रेजिडेंशियल स्टेटस पर भी हम लोग पूरा का पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। एज आई सेड, इस वाले चैप्टर में जितने भी स्टेप्स हैं बस मैं आपको एक बार स्टेप्स बता दे रहा हूं जिससे आपके माइंड में एक पूरी की पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए। ठीक है, अब रेजिडेंशियल स्टेटस हम लोग ऑलरेडी पूरा का पूरा उसका रिवीजन कर चुके हैं, तो दोबारा करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको इनकम को अलग अलग हेड्स में क्लासिफाई करना होगा। ठीक है, फिर आपको हर हेड की इनकम को कैलकुलेट करना होगा, क्लबिंग प्रोविजंस लगाने होंगे, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड लगाने होंगे, तब जाकर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आएगी। फिर आप चैप्टर 6A के और 10AA के रिडक्शंस उसमें से करोगे और तब जाकर आपके पास टोटल इनकम आएगी। ठीक है, तब आपके पास टोटल इनकम आएगी। टोटल इनकम पर आपको रेट्स ऑफ टैक्स लगा देने हैं। टोटल इनकम पर आपको रेट्स ऑफ टैक्स लगाने में जो जो इनकम स्पेशल रेट से टैक्स होती हैं वो, जैसे आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया 20% वाला, या आपका 112A वाला कैपिटल गेन हो गया 1 लाख तक एग्जेम्प्ट, उसके ऊपर 10% के रेट से टैक्स। जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया 111A वाला, उस पर 15%। विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, ऑनलाइन गेम्स वगैरह हो गया तो उस पर 30% फ्लैट टैक्स एंड सो ऑन। ठीक है, तो इंडिविजुअल इनकम्स पर आप लोग अपनी टैक्स रेट्स लगाओगे और जो बची हुई इनकम होगी उसके बेस उस पर स्लैब रेट्स लगाओगे, डिपेंडिंग अपॉन कि आप ओल्ड स्कीम में जा रहे हो या आप न्यू स्कीम में जा रहे हो। जो मजे की बात आती है जिसके बारे में हम लोगों को डिस्कशन करना है वो है सरचार्ज एंड रिबेट। इसमें भी देखो रिबेट के बारे में हमारा डिस्कशन हुआ है। ठीक है, रिबेट ओल्ड स्कीम में कैसे होती है, न्यू स्कीम में कैसे होती है, इसके बारे में हमारा डिस्कशन हुआ है। सरचार्ज भी ओल्ड स्कीम में कैसे होता है, न्यू स्कीम में कैसे होता है, इसका भी हमारा डिस्कशन हुआ है। लेकिन अब इस डिस्कशन में थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा। ठीक है, सरचार्ज के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन हम लोगों को अभी तक है, ठीक है, अभी तक है, वो ये है कि अगर ओल्ड स्कीम के बारे में अगर मैं बात करूं, 50 लाख तक की इनकम पर इंडिविजुअल्स के केस में, ठीक है, इंडिविजुअल्स के केस में 50 लाख तक की इनकम पर कोई सरचार्ज नहीं लगता। 50 लाख से 1 लाख 10%, 1 लाख से 50 लाख से 1 करोड़ 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ 25% और 5 करोड़ के ऊपर 37% का सरचार्ज लग जाता है। न्यू स्कीम में अगर हम लोग बात करें तो 2 करोड़ के ऊपर ही 15% का लगता है, लेकिन 5 करोड़ के ऊपर भी 15% ही रहता है। मतलब 5 करोड़ के ऊपर वाला स्लैब न्यू स्कीम में है ही नहीं। ठीक है, लेकिन अब सुनना मेरी बात, जो आपकी डिविडेंड इनकम होती है, जो आपके कैपिटल गेन्स होते हैं, कैपिटल गेन्स कौन से, 3 टाइप के कैपिटल गेन्स, 111A वाले कैपिटल गेन्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 112 वाले जो कि 20% के रेट से टैक्सेबल होते हैं, और 112A वाले कैपिटल गेन्स जो कि 1 लाख तक एग्जेम्प्ट होते हैं और उसके ऊपर 10% से टैक्सेबल होते हैं। मैं काम करता हूं, मैं फटाफट से रिवाइज करवा देता हूं ये हैं कौन कौन से, अगर किसी को याद नहीं आ रहा है तो। डिविडेंड इनकम आप सब लोग समझते हो। ठीक है, कैपिटल गेन 4 टाइप के हो सकते हैं, एक शॉर्ट टर्म नॉन शेयर्स वाला और एक शेयर्स वाला, दूसरा लॉन्ग टर्म नॉन शेयर्स वाला शेयर्स वाला। ठीक है, एंड व्हेन आई से शेयर्स आई मीन लिस्टेड शेयर्स, ठीक है, ऑन विच एसटीटी हैज बीन पेड। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स जो नॉन शेयर्स वाले होते हैं वो तो नॉर्मल स्लैब रेट से टैक्सेबल होते हैं, और जो शेयर्स वाले होते हैं लिस्टेड शेयर्स ऑन विच एसटीटी हैज बीन पेड, वो 111A के अंदर 15% के रेट से टैक्सेबल होते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जो नॉन शेयर्स वाले होते हैं वो सेक्शन 112 में 20% के रेट से टैक्सेबल होते हैं, और जो लिस्टेड शेयर्स के ऊपर होते हैं ऑन विच एसटीटी हैज बीन पेड वो 1 लाख तक एग्जेम्प्ट होते हैं और 1 लाख के ऊपर 10% के रेट से टैक्सेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो सिर्फ 4 टाइप के कैपिटल गेन्स हुए, उनमें से सिर्फ एक कैपिटल गेन ऐसा है जो कि नॉर्मल स्लैब रेट से टैक्सेबल है, मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नॉन शेयर्स वाला। बाकी तीनों जो कैपिटल गेन्स हैं वो सारे के सारे हम लोगों को यहां पर कंसिडर करते हुए चलने हैं। ठीक है, तो सरचार्ज का रेट कैलकुलेट करते समय हमें इन 4 इनकम्स पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। डिविडेंड इनकम, एसटीसीजी अंडर सेक्शन 111A, एलटीसीजी अंडर सेक्शन 112 और एलटीसीजी अंडर सेक्शन 112A। ठीक है, इन 4 इनकम्स से सरचार्ज के रेट पर क्या फर्क आता है, आओ इसको देखते हैं। देखो, हम सबसे पहले डिफॉल्ट स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं। डिफॉल्ट स्कीम में क्या है, देखो 50 लाख से 1 करोड़ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 10% के रेट से सरचार्ज लगता था, लगता है, लगता रहेगा। ठीक, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक 15% का सरचार्ज लगता था, है और रहेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओल्ड में भी न्यू में भी। ठीक है, लेकिन
2 करोड़ के ऊपर 25% का सरचार्ज लगता है, ओल्ड में भी और न्यू में भी। ठीक है, ओल्ड में 2 से 5 तक 25 का लगता है और 5 करोड़ से ऊपर 37 का लगता है, लेकिन 2 करोड़ के ऊपर 25% का सरचार्ज लगता है। ठीक है, अब सुनो, लॉ कहता है कि अगर आपकी इनकम 2 करोड़ के ऊपर जा रही है, लेकिन उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है ये 4 इनकम्स, डिविडेंड, एसटीसीजी 111A, एलटीसीजी 112 और एलटीसीजी 112A। ठीक है, अगर इन 4 इनकम्स की वजह से आपकी जो टोटल इनकम है वो 2 करोड़ क्रॉस कर रही है, मतलब अगर ये 4 इनकम्स नहीं होती तो आपकी जो अदर इनकम है, इन 4 इनकम्स को छोड़कर जो आपकी इनकम है वो 2 करोड़ से नीचे रहती, तो जो अदर इनकम है उस पर भी 15% का सरचार्ज लगेगा और इन 4 इनकम्स पर जो टैक्स आएगा उस पर भी 15% का ही सरचार्ज लगेगा। ठीक है, मतलब 2 करोड़ के ऊपर जो 25% वाला सरचार्ज लगता है वो तभी लगेगा अगर आपकी इनकम में ये 4 इनकम वाले कंपोनेंट्स नहीं है। ठीक है, तो टोटल इनकम ग्रेटर देन 2 करोड़ रुपीस एक्सक्लूडिंग डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शंस 111A, 112 एंड 112A, तभी 25% का सरचार्ज लगेगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, मैं रिपीट कर दे रहा हूं, इन 4 इनकम्स की वजह से अगर आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ को क्रॉस कर रही है तो अदर इनकम पर भी 15% और इन 4 इनकम्स पर जो टैक्स होगा उस पर भी 15% का सरचार्ज लगेगा। ठीक है, अगर इन मैंने क्या बोला, मैंने कहा इन 4 इनकम्स को हटाकर अगर आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ क्रॉस कर रही है तो जो टोटल इनकम है, जो अदर इनकम है इन 4 इनकम्स के अलावा, उस पर 25% का सरचार्ज लगेगा और इन 4 इनकम्स के ऊपर जो टैक्स होगा उस पर 15% का ही टैक्स रहेगा। समराइज अगर करें तो ये जो 4 इनकम्स है ना, इन पर कभी भी सरचार्ज 15% से ज्यादा नहीं लग सकता। ठीक है, इन 4 इनकम्स पर सरचार्ज कभी भी 15% से ज्यादा नहीं लग सकता, इन पर सरचार्ज हमेशा 15% लगेगा। इनको साइड में रख के हम बाकी इनकम को देखेंगे। अगर बाकी इनकम 2 करोड़ के ऊपर है तो 25% सरचार्ज लगेगा, 5 करोड़ के ऊपर है तो 37% लगेगा ओल्ड स्कीम में, न्यू स्कीम में तो 25% ही लगेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये जो 4 टाइप की इनकम्स हैं, डिविडेंड इनकम, एलटीसीजी 111A, एलटीसीजी 112 और एलटीसीजी 112A, इन 4 टाइप की इनकम्स पर कभी भी सरचार्ज 15% से ज्यादा नहीं लग सकता। ठीक है, तो देखो एक बार फिर से देखो, यहां पर न्यू स्कीम में सरचार्ज अगर देखें, टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है, 1 करोड़ तक है तो 10% ऑफ सरचार्ज ऑन इनकम टैक्स। टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, 2 करोड़ तक है, 15% ऑफ सरचार्ज ऑन इनकम टैक्स। लेकिन अगर टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है, कौन सी वाली इनकम? एक्सक्लूडिंग डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शंस 111A, 112 और 112A, तो 25% का सरचार्ज लगेगा। ठीक है, टोटल इनकम अगर 2 करोड़ से ज्यादा है, टोटल इनकम अगर 2 करोड़ से ज्यादा है इंक्लूडिंग डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन्स अंडर ये सेक्शंस, तो ये यहां पर नहीं आएगा, इस पर 15% का ही सरचार्ज लगेगा। ठीक है, तो टोटल इनकम, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं, अगर सपोज 111A वाली इनकम है, ठीक है, ये है लेट्स से 50 लाख, 50 लाख इज 111A वाली इनकम, 50 लाख इज 111A वाली इनकम। ठीक है, और जो अदर इनकम है वो अदर इनकम कितनी है? वो अदर इनकम है 1 करोड़ 75 लाख रुपीस, 1 करोड़ 75 लाख रुपीस। तो ये कितना हो गया? 2 करोड़ 25 लाख रुपए हो गया, ये 2 करोड़ 25 लाख रुपए हो गया। इनकम 2 करोड़ को क्रॉस कर गई, किस वजह से क्रॉस कर रही है? इसकी वजह से क्रॉस कर रही है। ठीक है, तो हम इस पूरे के ऊपर जो भी टैक्स आएगा, टैक्स के ऊपर लगता है ना सरचार्ज, तो इस पूरे के ऊपर जो भी टैक्स आएगा उस पर जो सरचार्ज लगेगा 25% नहीं लगेगा। हम क्या करेंगे, 175 का अलग टैक्स निकालेंगे, इस पर 15% सरचार्ज लगाएंगे और 50 लाख रुपीस पर अलग टैक्स निकालेंगे और इस पर भी 15% का सरचार्ज लगाएंगे, इस पर भी 15% का सरचार्ज लगाएंगे। ठीक है, तो टोटल इनकम पर जो टैक्स आएगा उस पर 15% का ही सरचार्ज लगेगा। एक दूसरा केस, मान लो मेरी ये इनकम होती 2 करोड़ 25 लाख रुपए, 2 करोड़ 25 लाख रुपए, और ये जो 112A वाली इनकम है ये होती 50 लाख रुपए। ठीक है, 2 करोड़ 25 लाख रुपए होती अदर देन 112A और 50 लाख होती 112A वाली इनकम, तो टोटल कितना आया? 2 करोड़ 75 लाख रुपए आया, 2 करोड़ 75 लाख रुपए आया। अब 50 लाख रुपीस के ऊपर जो भी टैक्स आएगा उस पर 15% के रेट से सरचार्ज लगेगा और 2 करोड़ 25 लाख रुपीस के ऊपर जो भी टैक्स आएगा उस पर 25% के रेट से सरचार्ज लगेगा। ठीक है, उस पर 25% के रेट से सरचार्ज लगेगा। तो इस 50 लाख रुपीस वाली इनकम पर कभी भी 15% से ज्यादा सरचार्ज नहीं लग सकता है।
ठीक। सरचार्ज ऑन डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन्स एंड सेक्शंस 111A 112 112A कभी भी 15% से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, अगर आप 1115 बीएसी से ऑप्ट आउट कर रहे हो तो एग्जैक्टली सेम चीजें हैं, बस 2 करोड़ के ऊपर 5 करोड़ तक का एक और स्लैब है। तो टोटल इनकम अगर 50 लाख से 1 करोड़ तक है 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक है 15%। ठीक। 2 करोड़ से 5 करोड़ तक है एक्सक्लूडिंग डिविडेंड इनकम एंड ये 3 वाले कैपिटल गेन्स तो 25%। ठीक है। और 5 करोड़ के ऊपर अगर इनकम है एक्सक्लूडिंग डिविडेंड इनकम और ये 3 कैपिटल गेन्स तो 37%। ठीक है। अगर टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है इंक्लूडिंग डिविडेंड इनकम और ये 3 वाले कैपिटल गेन्स तो ये ऊपर नहीं आएगा, इस पर 15% की रेट से ही टैक्स लगेगा। ठीक है। और अगर आपका सच और ये जो है डिविडेंड इनकम और ये 3 टाइप के कैपिटल गेन्स इन पर कभी भी 15% से ज्यादा सरचार्ज नहीं लगेगा। ठीक। मार्जिनल रिलीफ और रिबेट अंडर सेक्शन 87A के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं जब हम चैप्टर 1 का रिवीजन कर रहे थे, इंट्रोडक्शन वाले का। ठीक है, ये भी हो गया। फिर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आपका लगता है। उसके बाद आप ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स की वो देखते हो कि ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स हमारे लिए एप्लीकेबल है या नहीं है। ठीक है, तो एएमटी से रिलेटेड अभी हम लोग यहां पर डिस्कशन करेंगे। टैक्स रेजिम के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो जो लोग पीजीबीपी के बाहर होते हैं, जो लोग पीजीबीपी के बाहर होते हैं, यानी अगर मैं एक तरह से बोल लूं कि सैलरीड प्रोफेशनल्स हो गए, ठीक है, या चलो ठीक है रेंटल इनकम्स बहुत सारी हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ रहा है। बेसिकली अगर आपकी पीजीबीपी इनकम नहीं है तो आपके पास हर साल ऑप्शन होता है कि ओल्ड में जाना है या न्यू में जाना है। ठीक है, एवरी ईयर यू हैव एन ऑप्शन, आप चेंज कर सकते हो। सपोज आप प्रीवियस ईयर 23-24 में ओल्ड स्कीम में गए, 24-25 में न्यू स्कीम में चले गए, 25-26 में न्यू स्कीम में रहे, 26-27 में वापस ओल्ड स्कीम में आ गए एंड सो ऑन। लेकिन अगर आप पीजीबीपी वाले हो, अगर आप पीजीबीपी वाले हो तो फिर आपको एक बार डिसाइड कर लेना होता है कि आपको ओल्ड में रहना है या न्यू में रहना है। ठीक है, अगर आप एक बार न्यू में चले गए तो फिर आप न्यू में ही रहोगे, वापस ओल्ड में नहीं आ सकते। लेकिन हां, सिर्फ एक बार आप वापस ओल्ड में आ सकते हो वापस। ठीक है, सिर्फ एक बार आप ओल्ड में वापस आ सकते हो, उसके बाद फिर आप वैसे ही रहोगे। ठीक है, मतलब एवरी ईयर का ऑप्शन आपके पास नहीं रहेगा। तो टैक्स रेजिम चॉइस फॉर असेसिंग विदाउट बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम, ये तो अपने आप से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। टैक्स रेजिम चॉइस फॉर असेसीज विद बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम, इसके बारे में एक बार बात करते हैं। तो this is crucial to calculate total income and tax liability under both regimes, including AMT, to ascertain the more advantageous option. Option to opt out of the default tax regime is available. Decision must be made by the due date for submitting the income tax return. मतलब रिटर्न फाइल करने से पहले पहले आपको डिसीजन बना लेना चाहिए obviously. Once opted out, the decision applies to subsequent years, but can revert to the default regime only once. तो एक बार अगर आपने ऑप्ट आउट कर लिया, एक बार आप ओल्ड स्कीम में चले गए, अगर आप एक बार ओल्ड स्कीम में चले गए तो आगे आने वाले सालों तक भी आप ओल्ड स्कीम में रहोगे, लेकिन फिर सिर्फ एक बार आपको चांस मिलेगा कि अब आप डिफॉल्ट में आ गए, फिर आप डिफॉल्ट में आ गए, फिर आप डिफॉल्ट में रहोगे। आफ्टर रिवर्टिंग वंस कैन नॉट चूज दिस ऑप्शन अगेन एक्सेप्ट इफ नो लॉन्गर हैव बिजनेस इनकम। ठीक है, तो एक बार आप वापस अगर न्यू स्कीम में आ गए तो आप न्यू में ही रहोगे, फिर वापस ओल्ड में नहीं जा सकते। अच्छा, टीडीएस, टीसीएस और एडवांस टैक्स का क्रेडिट आपको मिलता है। तो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज, आपने इनकम पे टैक्स निकाला, टैक्स के ऊपर आपने सरचार्ज लगाया, सरचार्ज के ऊपर आपने हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा दिया, देन यू अराइव एट टैक्स लायबिलिटी। देन यू अराइव एट टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी में से आप एडवांस टैक्स, टीडीएस और टीसीएस का क्रेडिट माइनस करते हो एंड देन यू अराइव एट टैक्स पेबल या टैक्स रिफंडेबल। ठीक है, तब आप टैक्स पेबल या टैक्स रिफंडेबल पर आते हो। जो भी आपकी इनकम होती है और जो भी आपका टैक्स अमाउंट होता है उसको यू हैव टू राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 रुपीज। ठीक है, ये आपके पास 15 स्टेप्स होते हैं। जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो इन 15 स्टेप्स को दिमाग में रखते हुए हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स के बारे में बात करते हैं। तो ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स एक ऐसी टैक्स स्कीम है जो सरकार लेकर आई थी, क्योंकि सरकार बहुत सारे एक्सटेंसिव डिडक्शंस देती है। ठीक है, अब सेक्शन 35AD का एक्सटेंसिव डिडक्शन दिया हुआ है। ठीक है, कि कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ उसका 100% डिडक्शन आप पहले ही साल ले सकते हो। राइट, सिमिलरली 10AA, अब 10AA क्या है कि SEZ में अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो और आप कुछ भी एक्सपोर्ट कर रहे हो तो एक्सपोर्ट करने से जो भी प्रॉफिट है 100% का उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा। सिमिलरली जो हमारे डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A वाले होते हैं उसमें जो तीसरी कैटेगरी होती है जिसमें आपका 80JJAA आता है, जिसमें आपका नहीं सॉरी तीसरी नहीं दूसरी कैटेगरी होती है। तीसरी वाली तो वो 80TT और TTB वाली है और तीसरी कैटेगरी हमारी चौथी कैटेगरी हमारी 80U वाली है। तो दूसरी कैटेगरी जो होती है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम्स, जिसमें 80JJAA आता है, 80QQ भी आता है और 80RR भी आता है।
यहां पर भी सरकार ने आपको एक्स्ट्रा खर्चे से ज्यादा के आप लोगों को डिडक्शंस दिए हुए हैं। तो सरकार अगर इतनी ज्यादा डिडक्शंस देती है तो सरकार के पास पैसा ही नहीं बचता है देश चलाने के लिए। तो सरकार ने कहा एक काम करते हैं, आपको हम डिडक्शंस देंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर आप हमें टैक्स ही नहीं पे करोगे तो हम देश कैसे चलाएंगे। तो ऑल्टरनेटिवली आप इतना टैक्स पे करो, और अगर आपकी नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी से एएमटी ज्यादा आ रहा है तो जितना भी ज्यादा आप अभी हमें पे कर रहे हो, आगे चलकर जब नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी एएमटी से ज्यादा होगी तो आगे चलकर हम इस डिफरेंस का आपको क्रेडिट दे देंगे। तो आगे चलकर एएमटी का क्रेडिट देंगे, ठीक है। तो द assessees who avail the profit linked deductions, SEZ etc. and investment linked deductions section 35 AD are subject to something known as alternate minimum tax. Government of any country needs regular inflow of tax to work for the welfare of the country, and therefore the concept of alternate minimum tax has been introduced. होता कितना है? 18.5% of the adjusted total income. अब ये adjusted total income कैसे आती है? ये आती है कि आपका पीजीबीपी होता है, पीजीबीपी में हम 10AA के कोई भी रिडक्शन होते हैं उसको ऐड बैक कर देते हैं, 35AD का कोई भी रिडक्शन होता है उसको ऐड बैक कर देते हैं, और जो आपका 80JJAA, 80QQB और 80RRB होता है उसको हम लोग ऐड बैक कर देते हैं। एक्चुअली ये पीजीबीपी नहीं होगा, ये आपकी टोटल इनकम ही होगी, टोटल इनकम, ठीक है, नॉट जस्ट पीजीबीपी, टोटल इनकम। तो टोटल इनकम में हम लोगों ने 10AA के रिडक्शंस को ऐड बैक कर दिया, 35AD के रिडक्शंस को ऐड बैक कर दिया, 80JJAA, 80QQB और 80RRB के रिडक्शंस को हमने ऐड बैक कर दिया, और हमने डेप्रिसिएशन दे दिया अंडर सेक्शन 32, ठीक है, क्योंकि अगर 35AD का आप डिडक्शन लेते हो तो आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलता। तो सरकार कहती है कि अभी फिलहाल के लिए आप 35AD के रिडक्शन को ऐड बैक करो और उसके बदले आप 32 में डेप्रिसिएशन ले लो। ऐसे आती है आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम। इसका आप 18% कर दो, इसका आप 18%, 18.5% कर दो, उतना टैक्स हमें दे दो, ठीक है। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि सपोज प्रीवियस ईयर 23-24 में जो मेरी नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी आई है, जो मेरी नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी आई है वो है सपोज 1 लाख रुपए, ठीक है, और जो मेरा एएमटी आया है वो है सपोज 1,50,000 रुपीज। जो मेरा एएमटी आया है वो है 1,50,000 रुपीज। आई विल हैव टू पे टू द गवर्नमेंट 1,50,000 रुपीज, 1,50,000 रुपीज, ठीक है, लेकिन मुझे 50,000 रुपीज एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, तो सरकार मुझे इसका क्रेडिट देती है, सरकार मुझे इसका क्रेडिट देती है, क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड हो जाता है मेरे पास, कितना? 50,000 रुपीज का क्रेडिट मेरे पास कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, ठीक है। ये थी प्रीवियस ईयर 23-24 की बात, प्रीवियस ईयर 23-24 की बात। अगर मैं प्रीवियस ईयर 24-25 के बारे में बात करूं, सपोज मेरी नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी आती है 2,50,000 रुपीज, नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी आती है 2,50,000 रुपीज, और एएमटी मेरा आता है 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज। तो मुझे सरकार को कितना पे करना होगा? मुझे 2.5 लाख रुपए पे करना होगा, ठीक है, लेकिन क्योंकि मैं 50,000 रुपए का पहले एक्स्ट्रा दे चुका था तो 2.5 लाख में से मुझे 50,000 का क्रेडिट मिल जाएगा, और अब मुझे सरकार को सिर्फ 2 लाख रुपए पे करने होंगे, ठीक है। तो सेट ऑफ हो गया। इधर कितनी लायबिलिटी आ रही थी? 1 लाख आ रही थी, ठीक है, इधर कितनी आ रही थी? 2.5 लाख आ रही थी। आपको टोटल देना था 3.5 लाख, आपने दिया भी 3.5 लाख। कैसे 3.5 लाख दिया? आपने यहां पर 1.5 लाख दे दिया और यहां पर आपने 2 लाख दे दिया, तो टोटल आपने अभी भी 3.5 लाख ही दिया, ठीक है, टोटल आपने अभी भी 3.5 लाख दिया। बस आपने प्रीवियस ईयर 23-24 में जो आप कम टैक्स देते, आपने ज्यादा टैक्स दिया क्योंकि सरकार को ज्यादा पैसा चाहिए होता है, और जितना आपने एक्स्ट्रा दिया उसका आपको क्रेडिट मिल गया। आगे आने वाले किसी साल में टैक्स लायबिलिटी ज्यादा ही, एएमटी वाला कम आया, तो दिस माइनस दिस का आपका पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। बट ध्यान रखें कि क्रेडिट माइनस करने के बाद द अमाउंट टू बी पेड टू द गवर्नमेंट कैन नॉट फॉल बिलो दिस 1 लाख रुपीज, ठीक है, इट कैन नॉट फॉल बिलो द एएमटी। एएमटी का मतलब समझो, एएमटी का मतलब समझो इट्स ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, के इतना तो मिनिमम टैक्स सरकार को जाना ही जाना चाहिए, ठीक है। तो 2,50,000 रुपीज में से मान लो यहां पर क्रेडिट 50,000 का नहीं होता, मान लो क्रेडिट यहां पर होता लेट्स से 1,75,000 रुपीज का, मान लो क्रेडिट यहां पर होता सपोज 1,75,000 रुपीज का, तो 250 में से अगर आप 175 माइनस करते तो जो भी पेड, जो भी अमाउंट आपको पे करने के लिए निकल कर आता वो 1 लाख रुपीज से भी कम चला जाता, तो दैट वुड नॉट हैव बीन अलाउड, ठीक है। तो 2,50,000 में से आपको सिर्फ 150 का क्रेडिट मिलता, 150 का क्रेडिट सेट ऑफ होता, 1 लाख रुपीज आप पे करते गवर्नमेंट को, और 25,000 रुपीज का क्रेडिट फिर आपका फर्दर कैरी फॉरवर्ड हो जाता, ठीक है।
एनीवे इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं नहीं एग्जाम में, ये सीए फाइनल में ज्यादा है। और ये जो एएमटी वाली चीज होती है ये इंडिविजुअल्स और फर्म्स के लिए होता है, कंपनीज के लिए नहीं होता एएमटी वाला कॉन्सेप्ट। और एएमटी वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वो ओल्ड स्कीम में होता है, न्यू स्कीम में एएमटी वगैरह देखने की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो दिस कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल असेसीज एक्सेप्ट कंपनीज। कंपनीज में मैट लगता है जो आप सीए फाइनल में पढ़ोगे। ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन एडजस्टेड टोटल इनकम ऑफ द असेसीज एक्सीड 20 लाख रुपीस। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, जितने भी कॉन्सेप्ट्स मेरे को यहां पर बताने थे ना वो कॉन्सेप्ट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आते हैं। नवंबर 2023 के एग्जाम्स तक 14 नंबर के क्वेश्चंस आते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता था। और उसके बाद अब मई 24 से किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, ये हमें तब पता चलेगा जब मई 24 के लिए आईसीएआई मॉक टेस्ट पेपर इशू करेगा, ठीक है। अगर आप इस लेक्चर को कभी बाद में देख रहे हो, जब तक मई 24 का मॉक टेस्ट पेपर आ चुका है, या आप इस वाले लेक्चर को नवंबर 24 के लिए देख रहे हो, तब तक तो आपके पास आइडिया ही जाएगा कि मई 24 के मॉक टेस्ट पेपर में और एग्जाम में कितने मार्क्स के कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 विच इज कंपल्सरी, जो कि आपका कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन होता है जिसमें सारे हेड्स होते हैं, बहुत सारे एडजस्टमेंट्स होते हैं और सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। अब इसमें क्या है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं एंड यू हैव टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन वेरी केयरफुली, राइट। एग्जाम हॉल में हमारे पास पंगा होता है समय का, राइट। एग्जाम हॉल में हमारे पास समय का पंगा होता है। जब भी आप इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन पढ़ोगे, तो आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि सारे पॉइंट्स आते हैं एक्सेप्ट फॉर 1 और 2, ठीक है। और फिर आपको फीलिंग आती है एग्जाम हॉल में कि चलो मैं इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करता हूं, वो जो एक आध दो पॉइंट्स में मैं फंसूंगा उसमें देखा जाएगा, स्टेप मार्किंग तो मिल ही जाएगी, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही अप्रोच है। एक्सेप्ट अप्रोच में गलती सिर्फ इतनी है कि आप इस क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हो, वो नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब आप सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हो ना, आप सोचो अगर 14 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूं अगर रिड्यूस होकर 12 मार्क्स का भी आ जाता है, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन रिड्यूस होकर 12 मार्क्स का भी आ जाता है इंस्टेड ऑफ 14 मार्क्स, अगर ये 12 मार्क्स का आता है तो फिर क्या होगा, चलो एक बार को 14 मार्क्स का ही मानकर हम लोग डिस्कशन अपना करते हैं, ठीक है। 100 नंबर आपको सॉल्व करने 180 मिनट में, ठीक। 14 नंबर आपको कितने मिनट में सॉल्व करने होंगे, 14 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 100, आपके पास 25 मिनट का टाइम होगा मोटा मोटी इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। आप अभी से प्रैक्टिस करके देखो, इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर यू टू सॉल्व सच अ बिग क्वेश्चन विद अ लॉट ऑफ वर्किंग नोट्स एंड एवरीथिंग इन जस्ट 25 मिनट्स? बहुत मुश्किल है, ठीक है, बहुत मुश्किल है। और साथ ही साथ इंस्टीट्यूट हर बार इस टाइप के क्वेश्चन में कोई ना कोई एक आध पॉइंट ऐसा डाल ही देता है जो आपको बहुत कंफ्यूज कर देगा। बट क्योंकि आप ये वाला क्वेश्चन सबसे स्टार्टिंग में उठा लेते हो, इसलिए आपको बहुत ज्यादा ना चुल होती है कि नहीं मैं तो बहुत अच्छी राइटिंग में भी लिखूंगा, मैं लाइनें भी स्केल से बनाऊंगा और उसके बाद मैं इसको ऐसा कर दूंगा कि एग्जामिनर इस वाले आंसर को देखते ही इंप्रेस हो जाए, ठीक है। एग्जामिनर को इंप्रेस करना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन से इंप्रेस करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो। एग्जामिनर को इंप्रेस करो बाकी पेपर में बाकी क्वेश्चन से, ठीक है। तो ऑलवेज सॉल्व वो वाला क्वेश्चन फर्स्ट जो कि छोटा हो और जो आपको बहुत अच्छे से आता हो, उसको आप लोग पहले सॉल्व करो। ये वाला जो कंपलसरी क्वेश्चन है इसको आप कभी भी बाद में कर सकते हो, बाद में इन द सेंस कि लास्ट के आधे घंटे में इसको इस वाले क्वेश्चन को टेकअप करो। जितना हो गया अच्छी बात है, जितना नहीं हो पाया कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्योंकि 100 नंबर का पेपर होता है, उसमें 14 नंबर ये है, ठीक है। अगर 86 मार्क्स में से आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ आपने बाकी सब कुछ किया हुआ है, तो भी आप बहुत आराम से क्लियर कर सकते हो अपना पेपर, ठीक है। और बचे हुए आधे घंटे में आप इस 14 मार्क्स के क्वेश्चन को उठा लो, जितने मार्क्स इस वाले क्वेश्चन से मिल जाते हैं वो बोनस हो गया, ठीक है। आई नो मैंने ये बात पहले भी कई बार बोली हुई है, लेकिन कई सारे लोग इस चीज को थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि पेपर जब देखते हैं तो पेपर में जब ये क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई देता है तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ गया, तो मैं तो इसको पूरा सॉल्व कर ही लूंगा, ठीक है। बट द प्रॉब्लम अराइजेज ओनली व्हेन यू स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन एंड देन यू रियलाइज कि देयर इज वन पर्टिकुलर पॉइंट जो मेरे को नहीं आता है, ठीक है। ऑल्सो इस क्वेश्चन को 25 मिनट के अंदर कर पाना विद अ लॉट ऑफ वर्किंग नोट्स एंड एवरीथिंग इज अ लिटिल ट्रिकी टास्क, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा एंड में आपको उठाना चाहिए, राइट। किसी एक पॉइंट में अगर आप स्टक हो भी जा रहे हो तो बहुत ज्यादा उस पर टाइम मत लगाओ, क्योंकि वो पॉइंट यूजुअली एम्बिग्यूअस ही होगा, ठीक है। वो वाला पॉइंट यूजुअली एम्बिग्यूअस ही होगा। अगर वो एम्बिग्यूअस है तो वो सबके लिए एम्बिग्यूअस है, ठीक है। तो उस पर स्टेप मार्क मिलेगा नहीं मिलेगा उसमें हमें पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। ये इंस्टीट्यूट का सिर्फ एक तरीका होता है आप लोगों का माइंडसेट चेक करने का कि आप लोग प्रेशर वाली सिचुएशन में कितना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हो, राइट। तो ये जो भी क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होगा,
सबसे पहली बात, यू हैव टू सॉल्व इट एट द एंड। ठीक, आखिरी के आधे घंटे में इस क्वेश्चन को उठाओ, हो पाए अच्छी बात है, नहीं हो पाए कोई फर्क नहीं पड़ता। यू नो दैट यू हैव अटेम्प्टेड द रिमेनिंग 86 मार्क्स ऑफ द पेपर वेरी वेरी वेल। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता है, व्हेन यू स्टार्ट दिस क्वेश्चन यूजुअली टेक्स अबाउट 45 to 50 मिनट्स। पूरा 100% सही होने के चांसेस काफी कम होते हैं, तो उससे आपके अंदर एक डीमोटिवेशन आता है, एंड दैट डीमोटिवेशन रिफ्लेक्ट्स इन योर आंसर्स फॉर ऑल द अदर क्वेश्चंस एज वेल। वी डोंट वांट दैट, वी डू नॉट वांट दैट एट ऑल। ठीक है, हमें वो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि हम जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हम ऐसे मोटिवेटेड हो कि अगर इस क्वेश्चन में हमें 0 मार्क्स भी मिलते हैं तब भी हमारा टैक्स का पेपर बहुत क्लियर है विद एग्जेम्पशन। ठीक है, आउट ऑफ 86 मार्क्स इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट 60+, राइट। लेकिन फिर भी इस वाले क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, लास्ट में करना है। ये तो हो गई एग्जाम हॉल में कैसे इसको अप्रोच करना है। अब आओ बात करते हैं कि इस वाले क्वेश्चन को रिवाइज कैसे करो, इस टाइप के क्वेश्चंस को रिवाइज कैसे करो, बिकॉज सो मेनी क्वेश्चंस, इतने सारे क्वेश्चंस हैं और हर क्वेश्चन में इतने सारे पॉइंट्स हैं, उनको कैसे हम लोग रिवाइज करें। ठीक है, तो there's one thing that I keep on telling in the class as well, कि जब भी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो तो you should always make a table। ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स सेम होते हैं, मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स सेम होते हैं, कुछ एक आध पॉइंट ही टेढ़ा मेढ़ा होता है। ठीक है, तो यू ऑलवेज प्रिपेयर अ टेबल, मतलब अभी अपने पढ़ने के लिए आप लोग एक टेबल बनाओ, एक एक क्वेश्चन करते जाओ, क्वेश्चन को प्रॉपर्ली सॉल्व करो, और उस क्वेश्चन में जितने भी आपके सामने ट्रांजैक्शंस आ रहे हैं उसको अपनी उस टेबल में लिखो, और टेबल में ट्रांजैक्शन लिखने के सामने लिखो कि इसका ट्रीटमेंट आपको कैसे करना है। ठीक है, आई हैव बीन टेलिंग दिस बिकॉज आई डिड दिस फॉर माई सेल्फ। ठीक है, मैं आपको सीए फाइनल का अपना बता रहा हूं, जब नवंबर 2018 में मैंने सीए फाइनल दिया था, जिस अटेम्प्ट में मेरा क्लियर हुआ था। ठीक है, तो आई हैड सॉल्व 120 क्वेश्चंस और मैं 2 महीने से कर रहा था, तो एवरी डे आई यूज्ड टू सॉल्व 2 क्वेश्चंस। ठीक है, एवरी डे आई यूज्ड टू सॉल्व 2 क्वेश्चंस। मैंने 2 महीने इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, एंड आफ्टर एवरी क्वेश्चन, आफ्टर सॉल्विंग एवरी क्वेश्चन, उस क्वेश्चन के जितने भी अलग अलग एडजस्टमेंट्स होते थे, मैं उसको एक एक्सेल पे मैंने टेबल बना रखी थी, उस टेबल पे मैं लिखता था और उसके सामने लिखता था कि उसका क्या ट्रीटमेंट होना है। क्योंकि एग्जाम से एक दिन पहले उतने सारे क्वेश्चंस, 120 क्वेश्चंस को रिवाइज कर पाना पॉसिबल नहीं है। और अगर मैं ये भी बोल दूं कि चलो इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कर लेते हैं, तो भी वो भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हर क्वेश्चन में सिर्फ एक दो पॉइंट्स ही तो टेढ़े मेढ़े होंगे, बाकी सब तो सेम सही होगा। ठीक है, तो एग्जाम से एक दिन पहले मैंने इस टाइप का एक भी क्वेश्चन रिवाइज नहीं किया था, एंड आई हैड जस्ट गॉन बाय गोइंग थ्रू दैट टेबल। ठीक है, उस टेबल पर जब आप लोग जाओगे ना, तो आप देखोगे ज्यादा ट्रांजैक्शंस है ही नहीं, क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े फील होते हैं, लेकिन उतने ज्यादा एडजस्टमेंट्स होते ही नहीं है। ठीक है, तो आई हैव बीन टेलिंग दिस एवर सिंस आई हैव स्टार्टेड टीचिंग टैक्स टू ऑल ऑफ यू। 2022 से मैंने स्टार्ट किया था, तब से मैं ये चीज बोल रहा हूं। अभी आपके लिए मैंने ये चीज खुद से कर दी है, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा फायदा मिल जाए। तो ये देखो, एडजस्टमेंट्स व्हाइल कंप्यूटिंग पीजीबीपी इनकम। ठीक है, जैसे मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस देखे जितने भी किताब में हैं, उन हर क्वेश्चन में से जो जो ट्रांजैक्शन मेरे को इंपॉर्टेंट लगा, जो जो ट्रांजैक्शन होता गया, मैं सबके एडजस्टमेंट्स यहां पर लिखता गया। ठीक है, ये एक्सपेंडिचर्स के एडजस्टमेंट्स हैं और ये आपके इनकम्स के एडजस्टमेंट्स हैं। ठीक है, ये एक्सपेंडिचर्स के एडजस्टमेंट्स हैं। अब आप देखो कितने एक्सपेंडिचर्स के एडजस्टमेंट है, हार्डली 24 एडजस्टमेंट्स। इससे हजारों क्वेश्चंस बन सकते हैं, हार्डली 24 एडजस्टमेंट्स है। इनकम्स के एडजस्टमेंट्स देखो, इसमें हार्डली 20 एडजस्टमेंट्स है। ठीक है, इसमें भी जब आप लोग देखना शुरू करोगे ना, तो मोस्ट ऑफ द एडजस्टमेंट्स आपको एकदम कॉमन सेंस वाले लगेंगे। जैसे रेंट पेड फॉर रेजिडेंशियल हाउस। मेरे को एक बात बताओ, पीजीबीपी में रेजिडेंशियल हाउस का रेंट पेड डेबिटेड है, क्या होना चाहिए? नहीं। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो रेंट पेड फॉर रेजिडेंशियल हाउस, अगर आपने रेजिडेंशियल हाउस के लिए रेंट पे किया हुआ है, तो वो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट में ऐड बैक करो उसको। ठीक है, अगर वो रेंट रिसीव्ड है, वो पीजीबीपी में आपने क्रेडिट किया हुआ है, प्रॉफिट से उसको माइनस करो। ठीक है, डेप्रिसिएशन जो है, डेप्रिसिएशन तो आपको हमेशा ही ऐड बैक करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन आपको हमेशा ऐड बैक करना पड़ेगा, ऑलवेज ऐड बैक। ठीक, कंप्यूट फ्रेश एंड डिडक्ट इन द एंड। अगर ये पीजीबीपी में डेबिट, अगर ये पीएनएल में डेबिटेड है तो, नहीं तो कंप्यूट एंड डिडक्ट इन द एंड। ठीक है, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड फॉर हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी में पीएनएल में डेबिटेड है, एड इट बैक टू द नेट प्रॉफिट, सब्ट्रैक्ट व्हाइल कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यहां पर भी वही है, अगर ये अदरवाइज है तो सब्ट्रैक्ट व्हाइल कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, आपको प्रॉफिट में ऐड बैक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको करने अभी भी क्वेश्चंस की सारी प्रैक्टिस है। ठीक है, सिर्फ इसके बेसिस पर आप ये नहीं कर सकते कि अब मेरी प्रिपरेशन हो गई। दिस टेबल विल एक्चुअली हेल्प यू रिवाइज ऑल द एडजस्टमेंट्स इन जस्ट वन गो, वन डे बिफोर द एग्जाम। ठीक है, एग्जाम से एक दिन पहले अगर आपने ये वाली टेबल देख ली तो आपका काम आसान हो जाएगा। एग्जाम से एक दिन पहले यू वोंट हैव टू गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है,
फिर भी उसके लिए भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पर मार्क करके आप लोगों को दिए हुए हैं। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को करने ही करने हैं, राइट। वैसे तो बुक के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं, वो मैं आप लोगों को पहले लेक्चर से बताता आ रहा हूं, ठीक है। और बुक्स आप लोग परचेज कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से। तो बुक के सारे क्वेश्चंस आपको करने, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। क्योंकि इनमें से कुछ क्वेश्चंस में टीडीएस टीसीएस की भी टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स के भी इंप्लीकेशंस है, right? So when you calculate the tax liability, you have to subtract the TDS, TCS advanced tax to arrive at the tax payable वाली figure. You also have to keep in mind कि क्वेश्चन ने आपसे tax payable निकालने के लिए बोला है या क्वेश्चन ने आपसे tax liability निकालने के लिए बोला है। Because अगर क्वेश्चन ने आपसे tax liability निकालने के लिए बोला है तो आपको TDS, TCS advanced tax के एडजस्टमेंट को नहीं दिखाना है, ठीक है। So you can go through this table, और अगर आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो और कोई भी ऐसे ट्रांजैक्शन पर आप आते हो जो आपको लगता है कि यहां पर मैंने नहीं लिखा है या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो यू कैन ऐड दैट ट्रांजैक्शन बिलो द टेबल, ठीक है। जगह मैंने यहां पर नहीं दी हुई है, ठीक है, क्योंकि आप फ्रेश टेबल बनाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये एक्सपेंडिचर्स की टेबल है और ये उसके नीचे इनकम्स की टेबल है। इसी तरह से आप लोग इसको सबके साथ शेयर करो और देखो, जैसे इनकम टैक्स रिफंड प्रिंसिपल अमाउंट सबट्रैक्ट फ्रॉम द प्रॉफिट, कुछ भी नहीं होगा उसका, अदरवाइज है तो कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स रिफंड अगर इंटरेस्ट हो रहा है तो प्रॉफिट से माइनस करो, आईएफओएस में ऐड करो, और अगर अदरवाइज दिया हुआ है पीएनएल में क्रेडिटेड नहीं है तो फिर इंक्लूड करो आईएफओएस में। डिविडेंड प्रॉफिट से लेस करो और इसकी ग्रॉस वैल्यू को आईएफओएस में ऐड करो, ठीक है। और अगर पीएनएल में क्रेडिटेड नहीं है, अदरवाइज है, तो इंक्लूड द ग्रॉस वैल्यू इन आईएफओएस, ठीक है। ये दो कॉलम्स मेरे को क्यों बनाने पड़े, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में पीएनएल दिया रहता है, कई बार क्वेश्चन में पीएनएल नहीं दिया रहता, कई बार क्वेश्चन में रिसीट्स एंड पेमेंट्स दिया रहता है, या सिर्फ अदर इंफॉर्मेशन करके ये सारी चीजें दी हुई रहती हैं, ठीक है। तो दोनों केसेस में क्या क्या ट्रीटमेंट होगा वो सब मैंने आप लोगों को यहां पर लिख कर दिया हुआ है, ठीक है। पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि हाँ ये वाली चीज आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, तो उससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़ा रहता है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। हम लोग मिलेंगे बाद में जीएसटी के रिविजन्स के साथ, ठीक है। इसी के साथ हम लोगों का ये वाले चैप्टर का रिविजन भी कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।